हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेरे जी ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेके चलता हूँ मैथ्स की दुनिया में, जहाँ आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स। ठीक है, तो आज बच्चों मैं ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ कि आप उसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। ये ऐसा चैप्टर है ना जिसकी नीड हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ये पूरा कैलकुलस इसी चैप्टर पे डिपेंड है। तो अगर ये चैप्टर आपका स्ट्रांग हो गया तो समझ लो कि कैलकुलस पे तो एकदम बल्ले बल्ले ही है, क्योंकि कैलकुलस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो फंक्शन है। और फंक्शन का नॉलेज होने का मतलब कि पूरा आप कैलकुलस जो है पूरा फंक्शन के से ही आप इधर उधर घुमा सकते हो, क्योंकि उसी का बेसिक पार्ट है ये। जैसे हम लोग को देखा गया, कैलकुलस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक आपका होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक आपका जो है इंटीग्रल कैलकुलस है। इंटीग्रल कैलकुलस, तो ये दो तरह के कैलकुलस आपके होते हैं। तो एक आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, एक आपका इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, अब बात हम ये करते हैं ना कि अगर इस दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आज हम लोग जो है इस डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्ट के अंदर जो जो चैप्टर्स होते हैं। जैसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं इसका क्या क्या होता है। जैसे इसमें सबसे पहला जो होता है फंक्शंस, इसीलिए फंक्शंस पहले नाम दिया गया ना, क्योंकि ये पता है कि ना फंक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में आपको फंक्शन पढ़ना है, इसी में आपको आईटीएफ पढ़ना है, इसी में आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, इसी में आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इसी में आपको पढ़ना है एओडी पढ़ना है। ये जो पूरा पार्ट है ना आपका एओडी, ये जो पूरा पार्ट है ना आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है, पहला चैप्टर आपका इसमें है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सेकेंड आपका चैप्टर है इसमें डेफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद इसका थर्ड चैप्टर जो है AUC, एरिया अंडर कर्व, एंड द फोर्थ वन इज DE, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चार चैप्टर इसमें पढ़ना होता है। लेकिन ये कैलकुलस पूरे मैथमेटिक्स में कैलकुलस का वेटेज जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। और लेकिन एक चीज़ ये भी है, कैलकुलस का कॉन्फिडेंट तभी आपको आएगा जब आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो, और इसके ग्राफिकल अप्रोच आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। यही वो चैप्टर है जिससे आप ग्राफिकल अप्रोच अपना बना सकते हो। तो आज मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमारे पहले तो हम इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। ये जो हमारा फंक्शन चैप्टर है, इस फंक्शंस चैप्टर से हम लोग इसके पहले बेसिक बातों को समझते हैं। एकदम मैं बेसिक से आज पढ़ा रहा हूँ इसको, बेसिक फंक्शंस को। तो कोई भी बच्चा, जो बच्चा नहीं भी जानता होगा कुछ, आज वो समझ जाएगा कि फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले फंक्शन की हम जो बेसिकली डेफिनीशन कहते हैं, हम डेफिनीशन समझ लेते हैं वो क्या कहना चाह रहा है, और उस डेफिनीशन से हम चीज़ों को समझेंगे। तो फंक्शन का क्या मतलब होता है। सपोज हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B। अब देखिए नॉन एम्प्टी सेट मैंने बोला है, तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। ठीक, अब बोला है कि दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हैं, सेट A और B है। इसमें इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया गया है, इफ एवरी एलिमेंट, if every element of set A has an image in set B। देखिए पहले तो यह बोला गया है सेट A के हर एलिमेंट की एक इमेज सेट B में होना चाहिए, एंड have
a unique image and have a unique image. यूनिक का मतलब होता है सिंगल इमेज. सिंगल इमेज जैसे आप किसी को फोन करिए अगर, तो आप सिर्फ किसी एक से बात करो. आजकल के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले क्या हुआ करता था, पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, तो उसमें उतना कॉन्फ्रेंस का सिस्टम भी नहीं था. बेसिकली ये होता था आप जिसको फ़ोन लगा रहे हो तो सिर्फ आप उसी से ही बात कर सकते हो. लेकिन अब तो थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, आप एक साथ कई लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो. तो अगर आप एक साथ कई लोगों के साथ कनेक्ट हो ना, तो ये फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है ना. सिंपली ये है कि आपका एक सिंगल वैल्यू की सिंगल इमेज होना चाहिए. इसीलिए बोल रहा है कि 2m एम्प्टी सेट है, ए और बी है. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट ए के हर एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए. किसमें होना चाहिए? सेट बी में. लेकिन उसके साथ एक कहानी और भी है, एंड हैव अ यूनिक इमेज. देन दिस कॉल्ड अ फंक्शन. इसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं. अच्छा, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं. छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया. जैसे मान लिया मेरे पास एक ये सेट है, ए है. दूसरा सेट मेरे पास क्या है? ये बी है. सेट ए में मेरे पास एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 4 है. सेट बी में एलिमेंट मैंने कुछ भी मान लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया. अब मैंने बोला कि 3 की इमेज क्या है? 5 है. 2 की इमेज क्या है? 7 है. 4 की इमेज क्या है? 6 है. और 1 की इमेज मैंने बोल दिया कि 8 है. अब देखिए एक चीज और भी ध्यान रखिएगा. इधर से जब चीजों को पढ़ा जाता है, जब इधर से चीजों को पढ़ा जाता है तो इमेज बोला जाता है. इधर से चीजों को जब पढ़ा जाता है तो वो बोला जाता है क्या? इमेज. जैसे मैं ये बोल सकता हूं कि 8 इज द इमेज ऑफ 1, 6 इज द इमेज ऑफ 4, 5 इज द इमेज ऑफ 3. तो ये इमेज है. और इमेज जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है. इमेज हमेशा यूनिक होता है. अब जब हम इधर से चीजों को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ा जाता है प्री इमेज. प्री इमेज, प्री इमेज जो होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं. तो प्री इमेज जो है इनफाइनाइट हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्री इमेजेस हो सकते हैं. ठीक है, यानी एक एलिमेंट की प्री इमेजेस इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन इमेज क्या होती है? सिर्फ सिंगल होती है. तो इसलिए देखिए अब यहां पे क्या होता है, यहां पे ये तो बात हो गई कि यहां बोला गया कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी एंड हैव अ यूनिक इमेज कॉल्ड अ फंक्शन, यानी कि इमेज भी यूनिक होना चाहिए. अब हम बात ये करते हैं कि सपोज दैट, मान लीजिए, अब यहां तो देखिए इस एग्जाम्पल को देखो तो हर एलिमेंट का 1 का इमेज भी है, 2 का इमेज भी है, 3 का इमेज भी और 4 का इमेज है. तो ये तो मेरा फंक्शन होगा, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप मान लीजिए, जैसे कुछ बच्चे इस बात को अगर ध्यान नहीं देते हैं. सपोज मान लिया मैंने दूसरा सेट ले लिया, यहाँ पे कोई दो मैंने अलग से सेट ले लिया. सपोज करो एक सेट ए हो गया, ये सेट एक आपका बी हो गया, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया. अब इसमें जैसे मैंने एलिमेंट 1 2 3 ले लिया और यहाँ पे 5 6 7 और 8 ले लिया. मान लिया मेरे पास यहाँ पे 4 भी ले लेता हूँ. यहाँ पे मान लिया 1 का इमेज 6 है और ये 5 जो है 2 की इमेज है, और ये अब मैंने मान लिया कि 4 जो है 7 की इमेज है. अब इसमें बात ये आ जाती है कि अगर हम अब ये कहें कि इसको इस तरह से लिखा जाता है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि फंक्शन को लिखा जाता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. यहां भी देखिए कुछ बच्चों को एक गलत फहमी रहती है, वो भी दूर कर लीजिए. अगर ये फंक्शन है तो ये सेट ए जो होता है ना, ये सेट ए जो है पूरा क्या कहलाता है? आपका डोमेन कहलाता है. और ये जो सेट बी है, जिसको बच्चे कभी कभी रेंज भी कहते हैं, ये आपका कहलाता है कोडोमेन. ठीक,
ये आपका डोमेन और ये बी सेट बी पूरा आपका क्या कहलाता है, कोडोमेन। अब देखिए अगर हम इसमें बात करें, इसको जो मैंने ये एग्जांपल नंबर 2 लिया है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 की इमेज है, 2 की भी इमेज है, 4 की भी इमेज है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 की इमेज नहीं है। अब 3 की इमेज नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 की इमेज नहीं है तो ये फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहां बोला गया है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो सेट ए के ना, सेट ए की हर एलिमेंट की एक इमेज होना ही चाहिए। बट आप यहां पे देख रहे हो सेट ए की कोई इमेज नहीं आ रही है, इस वजह से सेट ए की यहां पे कोई इमेज नहीं आ रही है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन नहीं है, यानी कि ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसकी पहली ही शर्त यही है कि हर एलिमेंट की एक इमेज सेट बी में होना चाहिए, और वो भी साथ में इसकी और दूसरी एक शर्त है कि साथ में ये भी है कि इमेज जो आपकी हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 अगर मैं मान लीजिए कुछ इस तरह से ले लूं, सपोज करो एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट मेरा ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे 1 2 3, ये आपका 4 5 6 और ये 7 हो गया, 1 2 और ये आपका 3। ये देखिए इस यहाँ पे देखिए हर एलिमेंट की एक इमेज है। अगला एग्जाम्पल लेता हूं नंबर 4। अब मैंने एक सेट ए ले लिया, फिर अगेन दूसरा सेट बी ले लिया, इस बार मैंने 1 2 3 और 4 लिया, यहां पे मैंने सिंगल ले लिया, 7 ले लिया बस। अब 7 जो है 1 की इमेज भी है, 7 जो 2 की भी इमेज है, 7 जो है 3 की भी इमेज है, और 7 जो हमारा 4 का भी इमेज है। अभी इसको समझेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक। अच्छा, और अगला एग्जांपल लेते हैं नंबर 5। जैसे मान लिया मेरे पास यहाँ पे 2 नॉन एम्प्टी सेट फिर से आ गए, एक ए हो गया, एक बी हो गया। इस बार मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ 5 को, यहाँ पे मैंने 1 2 3 और ये 4, तो 5 की इमेज भी 1 है, 5 की इमेज 2 भी है, और 5 की इमेज 3 भी है, और 5 की इमेज 4 भी है। चलिए ये मैंने लिख लिया। और भी एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए यहां पे ना इसमें इस पूरे फंक्शन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है सेट बी से तो उसने बस इतना ही बोला है कि आप कोडोमेन हो, उसके बारे में ना उसने कोई कंडीशन नहीं लगाया है। कंडीशन जो भी लगी वो सेट ए पे लगा है कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यानी कि सिंगल होना चाहिए। तो अगर हम बात वही करते हैं यहां पे, देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे यहां पे देखिए कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इमेज कैसे इसको दिखाएं। तो मैं इसका एक बहुत ही लाजवाब तरीका आपको बता रहा हूं, इससे कभी गड़बड़ नहीं होगा, आप तुरंत पहचान जाओगे यार ये फंक्शन है ही है। अच्छा अब देखो कैसे, अब जैसे ये वाला है, इनकी मैपिंग देखो, फंक्शन का एक अनदर नेम भी है, इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, मैपिंग। ठीक है, फंक्शन का अनदर नेम ऑफ इसका जो फंक्शन का एक दूसरा नाम है क्या है, मैपिंग है। अब अगर देखो मैं यहां पे बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो कि जैसे अगर आपको समझना हो ये फंक्शन है कि नहीं है, अब इसको देखो, इसका बेस्ट तरीका होता है इसको आप ना ये मैप के फॉर्म में लिख लो। जैसे देखो 1 की इमेज क्या है, 8 है, तो आप ऐसे लिख लो एक ऑर्डर पेयर में 1,8, जिसकी जिसकी जो इमेज है उसको आप लिख डालो। और 2 की इमेज क्या है, 7 है, तो 2,7। फिर अगला देखिए आपका 3,5, फिर नेक्स्ट देखिए आपका 4,6। तो ये आपका एक फंक्शन बन गया। इस तरह से लिखने से फायदा क्या होता है बेटा लोग, इस तरह से लिखने से हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं है, ये हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, हमको बस ये समझ लेना। अब देखो हमें यहां से चीजें समझ में आ गई। अब ये मैंने क्या बोला था, अभी यहां पे बोला गया था, ये बोला गया था कि हर एलिमेंट की में देखिए ये 1, तो सबसे पहले चीज फंक्शन पहचानने का तरीका देखिए। अब इस वाले तरीके से क्या है, ये जो आपके पहले एलिमेंट सब होंगे ना,
ये सब डिफरेंट होने चाहिए। आप जब भी इस तरह से लिखोगे मैपिंग करके, तो ये जो पहला एलिमेंट है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक शर्त और भी है, डिफरेंट हो तो ठीक है, साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो सारे सेट ए के भी एलिमेंट होने चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है कि सेट ए, वो जो आपके ये फर्स्ट टर्म्स है ना, ये सारे फर्स्ट टर्म तो हो ही, साथ में ये भी हो ना कि सेट आपके पूरे सेट ए के भी एलिमेंट होने चाहिए। ठीक। अच्छा, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, जैसे ही आपने एफ लिखा तो ये आपका आ जाएगा 1,6, अगला आपका आ जाएगा 2,5, नेक्स्ट आपका 3 के साथ कोई नहीं है, तो यानी कि आपका 4, आपका 7 है, ये बना हुआ है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें ये है कि आपका 1, 2 और 4 ये डिफरेंट तो है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बस एक समस्या आ गई, डिफरेंट होने के साथ साथ डेफिनेशन में यह भी बताया गया था कि वो सारे एलिमेंट आपके ए के होने चाहिए। बट यहां पे देखिए 1 तो है, 2 भी आपका वो भी है, 4 है आपका वो भी है, लेकिन 3 नहीं आ रहा है ना, 3 नहीं आ रहा है, तो बोला है ना कि आपका एलिमेंट जो है पहला सब डिफरेंट तो हो, सही चलेगा, लेकिन साथ में एक शर्त यह भी है कि आपके वो सेट ए के एलिमेंट होने ही चाहिए। ठीक, चलिए इसी तरह से हम बात करते, इसीलिए देख लो आपने यहां पे ये चीज लाई नहीं किया, उस चीज को सेटिस्फाइड नहीं किया, इसलिए फंक्शन नहीं है। आते हैं इसमें, अब इसका जैसे मैं एफ लिखता हूं, अब देखिए यहां पे मैं लिखूंगा 1,5, फिर आपका यहां पे क्या है 2,4, फिर 3,6, ये इसी तरह इसका एफ लिख लीजिए 1,7, 2,7, 3,7 और 4,7। यहां पे इसका एफ लिख लेते हैं 5,1, 5,2, 5,3 और 5,4। देखो बेटा लोग, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, अब उस डेफिनेशन पे चलते हैं फिर से। अब देखिए यहां पे मैंने पहले बोला था कि सारे एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब देखिए ये डिफरेंट होना चाहिए, ये भी 1 भी डिफरेंस है, 2 भी डिफरेंस है, 3, यानी ये सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं। अच्छा, साथ में ये भी देखो कि आपका ये 1 भी है, पहला एलिमेंट, इसका 2 है, फिर 3 ये भी है, इसका मतलब ये फंक्शन है। अब इसमें आपको सोचना है, ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन। ठीक। अच्छा, अब वही बात यहां देखिए 1, 2, 3, 4, ये देखिए यहां पे सारे डिफरेंट, और साथ में देखिए ये 1, 2, 3, 4 आपके जो हैं वो सेट ए के भी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका फंक्शन है। अगले पे आते हैं। अब देखिए ये यहीं से रिजेक्ट हो गया, देखिए 5, 5, 5, 5, ये सेम आ गया। अब अगर ये सेम आ गया, इसका मतलब क्या, ये फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन में था ना, हर एलिमेंट के एक अलग यूनिक इमेज होना चाहिए। यहां तो आपका 5 की इमेज 1 है, यहां 5 की इमेज क्या आपकी 2 है, यहां पे 5 की इमेज आपकी क्या 3 है, यानी यूनिक रहा कहां, यूनिक तो रहा ही नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अच्छा, एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर मान लो सपोज करो मैंने यहां पे लिख दिया एक ऐसा कुछ भी, यहां पे ये सेट ए है मेरा, ये सेट मेरा बी है। इस बार मैंने मान लो यहां पे 1, 2 लिख दिया, यहां पे मैंने 3, 4, 5, 6, 7 ये कर दिया, 1 और ये 5, 2 और ये आपका 7, ये आपका एक फंक्शन ए टू बी। अब अगर मैं इसका मैपिंग लिखता हूं एफ इक्वल टू, देखिए यहां पे क्या आ जाएगा 1,3, फिर 1,5, फिर आप देखो 2,4, फिर आपका 2,7। अब देखिए यहां भी पहला एलिमेंट 1, ये देखिए फिर सेम आ गया, ये डिफरेंट है लेकिन ये भी फिर सेम आ गया, यानी ये भी फंक्शन आपका नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन होने के लिए क्या है, ये पहले एलिमेंट आपके डिफरेंट होने चाहिए और साथ में ही आपके ये पूरे एलिमेंट सेट ए के, लेकिन अगर मान ले साथ में सेट ए का एलिमेंट है भी तो, लेकिन अगर डिफरेंट नहीं है ना, तो भी यह फंक्शन नहीं होने वाला, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है। ये सारी चीजें अभी ध्यान रखिएगा, अभी मैं फिर से पीछे आऊंगा, अभी मैं थोड़ा आगे और बढ़ता हूं। अब जैसे मैंने यहां डेफिनेशन अभी बताया, अब चलो हम लोग जरा ज्यादा ही फोकस करते हैं डेफिनेशन पे। हमारा डेफिनेशन ये था कि 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, if every element of set A has an unique image in set B, have a unique image
इन सेट बी, ये बोला ना कि एक आपका इमेज होना चाहिए सेट बी में, लेकिन वो इमेज कैसा होना चाहिए, आपका यूनिक होना चाहिए। चलिए इस बात को थोड़ा और अच्छे से क्लियर करते हैं, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स पे आते हैं। चलिए अभी तो ये हम लोग बेसिकली सेट के थ्रू चल रहे थे, अब थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच पे आते हैं। अच्छा, अब जैसे मैं कुछ ना एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस। चलिए छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स। नंबर 1, मैं कुछ ग्राफ यहां बनाना चाह रहा हूं, एक ऐसा। सेकेंड नंबर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां पे ये इस तरह से पैराबोलिक शेप। नंबर थर्ड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस बार भी पैराबोलिक शेप। और नंबर 4, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये थोड़ा सा कर्वी टाइप का ऐसे लाइक दिस। ओके, नंबर 5, मैं ऐसा कुछ बना दे रहा हूं यहां पे, जो फिगर मुझे बड़ा ही पसंद है। ये मेरा टैग लाइन है, स्माइल। ठीक है, स्माइल यानी यहाँ पे आप स्माइल समझते होगे, लेकिन मेरा टैग लाइन है ये कि क्या, एंजॉय। ठीक है, तो अखिलेश सर टैग लाइन इज एंजॉय। ये सिंबल आ जाए तो आप समझो एंजॉय करो, क्योंकि मजे आ गए बस। ये एक मेरा बहुत ही, अब मैं ये आप हमेशा आपको मिलेगा, आपके जब भी आप पढ़ोगे तो आपको बार बार ये मिलने वाला है। तो मैं ये जब बनाऊँ तो आप समझ जाना कि बस सर का मन अब जो है एंजॉय करने का है। ठीक है, ऐसे वैसे एंजॉय नहीं, पढ़ाई को लेके एंजॉय करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, नंबर 6। कुछ इस तरह से अगर मान लीजिए एक फिगर मैं कुछ ऐसा बना लेता हूं, यहां पे मैंने डॉट दे दिया, कुछ फिगर मेरे ऐसे भी बन गए यहां पे। और नंबर 7, यहां पे आप कुछ ऐसा लिख लीजिए, ये भी एक छोटा सा फिगर। ठीक है, चलिए मेरा मकसद बस यहां पे ना ये सारे फिगर बनाने का, मैंने ये बोला ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस, ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, क्या इसमें कौन कौन सा आपका फंक्शन होगा। तो देखिए अभी मैथमेटिकली तो आपने देख ही लिया, अब थोड़ा सा ग्राफिकली इसको समझते हैं। क्या बोला गया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी, और साथ में ये भी था ना कि एक सिंगल इमेज है। तो भाई देखो अब बात यहां पे ना ग्राफिकल अप्रोच में बात अब हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज की, जो कि फंक्शन का पूरा जान है। डोमेन और रेंज ना फंक्शन की पूरी जान है, इसी पे ही पूरा फंक्शन चलना है। अगर डोमेन रेंज निकालने आ गया तो समझ लो कि कहानी अपनी बन पड़ी। ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है डोमेन रेंज भी निकालना। डोमेन तो चलो ठीक है हम निकाल भी लेते हैं, क्योंकि वो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, हमें पता होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं, बट कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आती है, लेकिन उसकी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। लेकिन रेंज थोड़ा सा टफ होता है। तो रेंज बहुत सीधा टाइप का आदमी नहीं है ना। वो जैसे होता है ना, कुछ आदमी बहुत सरल होते हैं, जिनसे हम आराम से बातें कर लेते हैं, जैसे हम उनसे कंफर्ट होते हैं बात करने में, हम इजीली समझ लेते हैं, जैसे कि हाँ चलो भाई इनसे बात करेंगे तो ये अगर बुरा भी मानेंगे तो इनको हम मना लेंगे, इस टाइप का होता है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना, हमको पता पहले से ही, यार ये आदमी अगर मैं इससे बोलूँगा ना ये ज़बरदस्ती गुस्से में ही बोलेगा, तो आप डरते हो, बात ही नहीं करते, यार कुछ कहेंगे तो झूठे आदमी उल्टे में बोलेगा, इससे अच्छा कौन अपना दिमाग खराब करे। तो ये रेंज है ना,
टेढ़ा है, लेकिन वो जैसे जो टेढ़े लोग होते हैं ना, वो स्वभाव के भी कुछ बहुत सरल होते हैं। जैसे कुछ चीज़ों पे होता है बस थोड़ा सा अक्खड़ी टाइप होते हैं, बट क्या होता है कभी कभी बहुत मतलब नरम भी होते हैं। तो लेकिन ये कंफर्म नहीं आता ना किस टाइप की है। तो रेंज भी अपना भी ना कुछ इसी टाइप का है यार। कभी कभी लगता है यार कि हो जाएगा, चलो ठीक है, कुछ चीज़ें उसकी पता कर लेते। तो लगभग हम 90% चीज़ें हम लोग को पता है कि ये करना, ये करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन 10% में ना यार अपना दिमाग लगाना ही पड़ता है। ठीक है, चलो आते हैं। अब इसको कैसे पहचानेंगे फंक्शन? तो इसका देखो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक बहुत लाजवाब तरीका है। तरीका ये है, आपको बस एक छोटा सा काम करना है, ड्रॉ पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करना है। इफ ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन, इफ दिस लाइन intersect the graph at only one point, at only one point। सिर्फ अगर एक पॉइंट मतलब एक जगह इंटरसेक्ट करता है तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा क्या है, फंक्शन है। चलिए सिंपली हम लोग जरा देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, इसके पैरेलल मुझे लाइन ड्रॉ किया, मैंने किया ड्रॉ। ये कलर थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा, कुछ दूसरे कलर पे आते हैं। चलिए मैंने एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ये भी बहुत क्लियर नहीं है। चलिए याद है, देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ किया। अब ये देख रहे हैं आप, हमारा ग्राफ तो ये है, इसको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कट किया। कहीं से भी ड्रॉ करो आप, ये देखो आप इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये भी देखो सिंगल प्लेस पे कट किया। यहां पे देखिए कहीं भी किए तो आपका सिंगल पॉइंट पे कट किया, यहां पे देखिए सिंगल पॉइंट पे कट, यानी ये सब फंक्शन, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन। लेकिन यहां पे जैसे आपने ड्रॉ किया तो यहां पे देखिए आपके दो इमेज, यानी देखिए अब यहां पे बेटा एक चीज और ध्यान है, मैंने डोमेन रेंज की बात की था ना, तो ये जो एक्स एक्सिस वाला पार्ट होता है ना, इसको हम लोग डोमेन के लिए यूज करते हैं। यानी एक्स की जो वैल्यूज होती है ना, हम उसको डोमेन के लिए यूज करते हैं। ठीक, और जो हमारा एक्चुअली में एक्स हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, और जो हमारा आउटपुट आता है। अब जैसे मैंने एक्स की एक सिंगल वैल्यू मान लो कुछ यहां रखा होगा ए, तो इस पे देखिए दो इमेज, एक ऊपर मिले एक इमेज आपको नीचे भी मिल रही, यानी एक्स के एक इनपुट पे वाई के दो आउटपुट मिल रहे हैं। तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन ने पहले ही बोला ना एक इनपुट का सिर्फ एक ही आपका आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक, तो एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, ये आपका फंक्शन बताता है। तो यहां तो दो मिल गए, तो यहां तो कहीं भी लाइन आप ड्रॉ करोगे देखो दो जगह कट करेगा, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो हम एक्स एक्सिस जो यूज करते हैं डोमेन के लिए, और वाई एक्सिस जो हमारा है ना, ये वाई एक्सिस जो है इसको हम लोग यूज करते हैं, वाई एक्सिस हम लोग यूज करते हैं रेंज के लिए। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है, अब अगर हम डोमेन को लिखेंगे तो एक्स से लिखेंगे, जो भी एक्स बिलोंगिंग टू समथिंग एंड समथिंग समथिंग एंड समथिंग, वो हमारा डोमेन होगा। और वाई की वैल्यू जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब आते हैं, जैसे देखिए यहां पे अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता, देखिए सिंगल पॉइंट पे कहीं भी कट किया सिंगल पॉइंट पे, तो एक ही आपका यानी कि कट कर यानी फंक्शन ये है। चलिए यहां पे देखिए, अब यहां आप करोगे तो देखो भाई 1 2 3 4 5 जगह कट कर दिया, या कहीं भी ड्रॉ करो यहां भी तो एटलीस्ट 2 जगह तो कट करेगा ही करेगा, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। यहां देखिए कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो एक जगह, यहां भी कहीं ड्रॉ करेंगे तो एक जगह, यानी ये फंक्शन है। यहां देखिए अब ये आप तो कई जगह 1 2 3 4 यहां पे 5 6 ऐसे मतलब बहुत सारे वैल्यूज यहां भी मिल जाएंगे। तो अब देखो बेटा, फंक्शन पहचानने का ये ग्राफिकल अप्रोच है। आप ग्राफ बना डालो, और अगर आपसे कोई पूछे
कि भाई ये फंक्शन है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना यार, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, और ड्रॉ करते ही अगर वो ग्राफ को सिर्फ वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, तो इसका मतलब फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। चलिए, तो ये तो बेसिक बातें थी। अब थोड़ा मैंने डोमेन और रेंज का जिक्र किया था अभी, तो मैंने बोला था मैं पीछे आऊंगा, तो मैंने डोमेन और रेंज का जिक्र किया था। चलिए हम बात करते हैं उसी डोमेन और रेंज का, तो थोड़ा सा यहां पे बात कर लेते हैं। एकदम स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है। चलिए हमारा देखिए ये है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पे डोमेन और रेंज का, तो मैंने ये बोला था ना, ये जो पहले एलिमेंट सब ये है। हाँ, अब देखो इस वाले तरीके में पहचानना कितना आसान होता है। अगर ये फंक्शन है तो इसका, अब देखो यहां पे सेट ए जो है वो पूरा आपका क्या है, डोमेन है। सेट बी जो है वो पूरा आपका क्या है, कोडोमेन है। अब जो इमेज बना रहा है, देखिए अब जैसे ये इमेज बना रहा है, तो जब ये इमेज बना रहा है तो इसका जो पहले तो ये फंक्शन हो चुका है। इसके जो ये फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना, मैंने बोला था कि अगर ये फंक्शन है तो जाहिर सी बात है ये फर्स्ट एलिमेंट ही पूरे सेट ए के एलिमेंट होंगे, और अगर पूरे सेट ए के एलिमेंट होंगे तो सेट ए ही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यानी कि जो मेरा इसका जो इस फंक्शन का है डोमेन ऑफ एफ जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, और को डोमेन ऑफ एफ जो है वो तो आप सेट बी पूरा लिख दीजिए, 5 6 7 और 8। लेकिन अगर मैं रेंज ऑफ एफ की बात करूंगा, यहां पे मैं फंक्शन के रेंज की अगर बात करूंगा, तो ये जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं, ये जितने भी आपके सेकेंड एलिमेंट हैं, ये सब आपके रेंज हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है, 5 6 7 8, तो आपका यहां पे ये भी हो जाएगा 5 6 7 8। अच्छा, यहां से कंक्लूजन क्या निकला बेटा, लो यहां से एक कंक्लूजन ये निकला कि आपका कोडोमेन और रेंज आपस में, यानी कि रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ, ये दोनों आपके यहां पे सेम है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह सेम ही है। चलिए अब यहां पे बात करी, ये तो फंक्शन था ही नहीं तो छोड़ देते हैं, रिलेशन होगा। यानी अगर ये फंक्शन नहीं है तो क्या ये एक रिलेशन है। तो इसीलिए भी तो कहा जाता है कि हर फंक्शन एक रिलेशन हो सकता है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। यानी हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं हो सकता। तो अगर ये फंक्शन नहीं हुआ तो ये रिलेशन होगा। चलिए अगले पेज पे आते हैं। यहां पे देखिए, यहां भी मैंने बोला था अगर ये फंक्शन है, तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूंगा तो अब यहां पे देखिए, तो डोमेन ऑफ एफ अगेन आपका आ जाएगा कितना, 1 2 और ये 3 आ जाएगा। को डोमेन ऑफ एफ वो आपका पूरा सेट बी, यानी कि 4 5 6 और ये 7। रेंज ऑफ एफ इसके सारे सेकेंड एलिमेंट क्या है, 5 4 6, यानी कि 4 5 और ये 6। अब अगर आप यहां देखेंगे तो रेंज ऑफ एफ जो है वो को डोमेन ऑफ एफ से क्या है, फंक्शन। एफ का मतलब है, रेंज ऑफ एफ का मतलब क्या, रेंज ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन रहा होगा। सी डी ऑफ एफ का मतलब कि को डोमेन ऑफ फंक्शन। अब यहां देखिए रेंज जो है ना, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें आपके कितने एलिमेंट है, 4 हैं। तो यहां पे रेंज आपका को डोमेन से छोटा है। तो बेटा एक चीज हमें ये ध्यान में रखना है। अब जैसे देखिए ये हमारा, ये आपने देखा पहले ही फंक्शन नहीं हो गया था, पहले ही खत्म हो गया था। ये आपका देखिए ये भी फंक्शन नहीं था क्योंकि यहाँ पे कई एलिमेंट आए थे। अब यहाँ देखिए ये भी फंक्शन था, तो ये फंक्शन था। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर मैं डोमेन ऑफ एफ की बात करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 और 4 आ जाएगा। और अगर मैं को डोमेन ऑफ एफ की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा सिर्फ 7 हो जाएगा। और अगर मैं रेंज ऑफ एफ की बात करूँगा तो वो भी आपका सिर्फ 7। यानी फिर आपका रेंज और को डोमेन आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हो गया, इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता हमें। उस पॉइंट को आप यहां पे लिख लीजिएगा नोट में। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज हमारा जो होता है कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, चलिए तो अब मैं बात ये का, तो ये भी आपको सब समझ में आ गया होगा, इस पर कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे आते हैं।
तो देखिए रेंज आप बेसिकली आप समझो रेंज, अब रेंज और कोडोमेन की बात आ गई। तो जैसे मैंने बोला कि सेट ए पूरा आपका डोमेन हो गया, सेट बी पूरा आपका कोडोमेन होगा, और जो आपका सेट ए से जो सेट बी में इमेज बनाया था, तो जो इमेज बना था वो आपका क्या था, रेंज था। यानी हमको इससे यही समझ में आता है रेंज और डोमेन आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि जो हमारा इनपुट होता है वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और जो हमारा आउटपुट आता है, जो हमारा रिजल्ट आता है, उसको पुट करने के बाद जो हमारे पास आउटकम आता है वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। ये हमारा बेसिक पार्ट था। अब हम थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लेता हूं जिनका मुझे डोमेन निकालना, रेंज निकालना है। अब डोमेन के लिए देखिए, पहले तो आज हम लोग डोमेन पर भी काम करेंगे। फॉर फाइंडिंग बेसिक, हम लोग अभी डोमेन के बारे में सीख रहे हैं, फाइंडिंग डोमेन। अब जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मेरे को डोमेन निकालना है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैंने यहां पे बोला कि मेरे पास y इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 4 है। अब इसका मुझे डोमेन निकालना है। अब जब डोमेन निकालना है तो इसका मतलब x की, अब देखिए यहां पे आप अब इसको और अच्छे से डिफाइन, उसकी डेफिनेशन को और अच्छे से आप डिफाइन कर पाओगे। x की वह वैल्यू जिस पर y डिफाइन हो, x की वह वैल्यू जिस पर y, x की वह वैल्यू यानी x की वह वैल्यू जिस पर y डिफाइन हो, तो x की वही वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। अच्छा, अब ये रूट है तो ये कब डिफाइन होगा? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब भी रूट न्यूमरेटर में होगा और रूट के अंदर होगा, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू कुछ रूट के अंदर है तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना, इसको डिफाइन करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि x माइनस 4 की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो। अब 0 होने का मतलब रूट 0 तो भाई 0 होगा ही होगा, बट अगर 0 से बड़ा होगा तो कुछ पॉजिटिव रूट आएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव रूट आ रहा है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव रूट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन निगेटिव, अगर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू तो इमेजिनरी वैल्यू है, जिसको हम लोग फाइंड आउट ऐसे तो नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसको शो कर सकते हैं लेकिन वो आर्गन प्लेन पे करते हैं। बट हम यहां पे बात करना भी हम रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए, यानी कि हमारा ये डोमेन डिसाइड होने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। यानी कि देखो बच्चा लोग, अब सिंपल सी बात है, जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू 4 रखा, ये 0 हो गया, वाई की वैल्यू 0 आ गई। आपने x की वैल्यू 5 रखा तो रूट 1 हो गया, y की वैल्यू 1 आ गई। आपने यहां पे 6 रख दिया तो आपने यहां पे रूट 2 आ गया, तो y की वैल्यू रूट 2 हो गई। अब रूट 2 की वैल्यू आपकी होती है 1.414, आप उसको रख लोगे। तो यानी कहने का मतलब यह मेरा कि है, अगर x की वैल्यू कह रहा है 4 या 4 से बड़ी आप रखोगे तो ये रूट हमेशा आपका डिफाइन होगा, और रूट अगर डिफाइन होगा तो आपको y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, और मिलेगी तो ये हमारा, अब जो हमारा इसका डोमेन ऑफ, आप देखो यहां पे ना, इसको y बोलो या इसको आप fx बोलो, तो हम fx की जगह y और y की जगह fx यूज करते हैं। तो हमारा जो यहां डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ f जो हो जाएगा, और ये हम लोगों ने बहुत उसमें इनइक्वालिटी में पढ़ रखा है, ये 4 टू इनफाइनाइट, यानी कि 4 से लेके इनफाइनाइट। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, डोमेन ऑफ f इज बिलोंगिंग्स टू क्लोज 4 से इनफाइनाइट। ये हमारा डोमेन हो गया, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो है, अभी तो मैंने ये रूट वाली वैल्यू दिया था, रूट के अंदर मैंने वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमेशा अगर न्यूमरेटर में रूट रहेगा, आप अंदर की वैल्यू को हमेशा क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, ठीक। चलिए अब अगर मान लीजिए आपके पास ये fx बराबर यही सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा इस तरह से हो जाए, 1/√x माइनस 4, अगर ये इस फॉर्म में आ गया तो अब देखिए बेटा लोग, एक समस्या आएगी। जो हम लोग यहां पे कहते थे x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सिर्फ कहेंगे ग्रेटर देन 0 कहेंगे। तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब क्यों बोला गया, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होगा तो 1/0 जो कि डिफाइंड नहीं हो पाएगा, तो उस केस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे x माइनस 4 को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, ठीक।
यानी कि x क्या होगा, ग्रेटर देन 4 होगा। और अगर x ग्रेटर देन 4 हुआ तो ये माइनस इनफाइनाइट, ये आपका प्लस इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 से इनफाइनाइट। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा x बिलोंगिंग्स टू ओपन 4 से इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए और अगला एग्जांपल लेते हैं। तो ये तो बात हुई रूट की। रूट के क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे, आपको अभी मैं डोमेन की बात कर रहा हूं भाई, अभी रेंज मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, अभी हम इन क्वेश्चंस का रेंज भी निकालेंगे, वो भी सीखेंगे कैसे। बट अभी फिलहाल मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसका, डोमेन का। चलिए अब जब हम यहां पे बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह से फंक्शन दे दिया कि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये fx ही आपका y है। अगर देखिए अब ये है कि इसको डिफाइन होने के लिए, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है fx अपॉन gx का फॉर्म आता है, तो डोमेन की एक कंडीशन होना चाहिए कि gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस पर ये डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, वो जिस वैल्यू पे ये 0 होगा, क्योंकि देखो नीचे 0 होने का मतलब ये डिफाइन हो ही नहीं पाएगा। तो जब डिफाइन हो ही नहीं पाएगा तो कैसे हमारे डोमेन में आएगा। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू ऐसी हैं जो इसको दिक्कत करेंगी, उसके अलावा आप कुछ भी रख डालो यार, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सिंपल सी बात है। देखिए अगर आप 1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और दूसरा अब ये अब ऐसे या तो सोचो या तो फिर आप डायरेक्ट ये कर दो ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1 हो जाएगी। अब प्लस 1 रखोगे तो भी 0 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका 1 आएगा, तब भी 0 आएगा। यानी ये 2 वैल्यू जो है जो प्लस माइनस 1 होंगी, जो हमारे इस आंसर को दिक्कत करेंगी, जो कि हमें ये हमारे डोमेन में शामिल नहीं होंगी। तो अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, हमारा जो डोमेन ऑफ f जब हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए जो वैल्यू हमारे आंसर में नहीं है, जैसे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, भाई एक इंटरवल है तो अलग बात है, बट यहां तो सिंगल 2 वैल्यू है, तो इन वैल्यू को हमेशा हम लोग ये लिखते हैं r एक्सेप्ट, या इसको हम माइनस बोलते हैं, मतलब रियल नंबर, ये r का मतलब रियल नंबर, सारे रियल वैल्यू पुट कर देंगे सिर्फ -1 और 1 को छोड़ के। यानी हमारे आंसर में -1 और 1 नहीं आएंगे, इनको हमको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डोमेन ऑफ f, यानी कि इस फंक्शन का डोमेन होगा रियल नंबर n सिर्फ, और -1 और +1 हमारे डोमेन में शामिल नहीं होंगे। चलिए और एग्जांपल पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए मेरा जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, fx इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब पहले ही बता दिया गया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका fx अपॉन gx के फॉर्म में, आपका ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आप इसको पहले क्या करोगे, इसको आप 0 करो। देखो ये 0 किस पर देता है, तो इसको 0 करने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसका फैक्टर कर लीजिए, तो वही आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा और x माइनस 3 आ जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज़ इस तरह से आ जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3। यानी कि 2 और 3 पे डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ भी इसका आंसर हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और 3। तो ये तो बात मैंने किया आपका, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनका डोमेन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। रूट का हमने पढ़ लिया, हमने फ्रैक्शन का पढ़ लिया, इसी तरह से अभी हमें पढ़ना है एक्सपोनेंशियल का पढ़ना है, हमें लॉगरिथम का पढ़ना है, हमें GIF का पढ़ना है, हमें आपका LIF का पढ़ना है। ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सब ये आज की क्लास में मैं इतने पे ही ब्रेक कर रहा हूँ। फिर इसके बाद अगला लेक्चर फिर इसके बाद आएगा। तो अभी मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई है, तो फिर अगली बार में जो हम लोग आएंगे इसके टाइप्स के बारे में सीखेंगे। मैपिंग का जो टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उनको पढ़ेंगे। और जो कुछ हमने यहाँ पे डोमेन थोड़ा सा सीखा है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन वगैरह थोड़ा करेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक है, जो बच्चे जैसे जिनको भी फंक्शन सीखना है वो अभी इसको यहाँ से पढ़ के इसको सीख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड बाय।